अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही कि आप सब खैरियत से हों। एक नया दिन, एक खूबसूरत सुबह जो है वो आप सबको मुबारक हो। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मौका दिया एक नए दिन को देखने का, एक ज़िंदगी। क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं ना तो आपको पता नहीं होता कि ये जो आप सोए थे नींद, ये आप उठ सकेंगे या नहीं। तो इसलिए रब का शुक्र अदा करना चाहिए कि रब ने और मौका दिया है कि हमें ज़िंदगी में जो है वो बेहतर अमल और बेहतर चीज़ें जो है वो कर सके। सो आपको भी विश करेंगे और अपने लिए भी यही दुआ करेंगे कि आज का दिन मेरे और आप सबके लिए बहुत बेहतर, खूबसूरत और अच्छा गुजरे। कुछ यादें, अच्छी यादें हम आज के दिन के हवाले से जो है वो बना सकें। प्रोग्राम का मेरा पहला सेगमेंट हेल्थ के हवाले से होता है। हम आपके, चाहे आपके स्किन के प्रॉब्लम्स हों, आपके हेल्थ के मसाइल, उन तमाम चीज़ों को कोशिश करते हैं कि अपने पहले सेगमेंट में जो है वो डिस्कस किया जाए। कल भी हम इसी हवाले से बात कर रहे थे। ये सर्दी का मौसम आता है, ये जिस मौसम से इस वक्त हम गुज़र रहे हैं, मसला बच्चों में निमोनिया का या बड़ों में जो है ये बहुत कॉमन हो जाता है। इसी तरह अगर मैं मौसम से रिलेट करूं एक और प्रॉब्लम को, जिसका ताल्लुक़ यकीनन उम्र से भी है, हमारे लाइफस्टाइल से भी है, हमारी डाइट से भी है, लेकिन यस, कहीं ना कहीं ये मौसम जब उससे टकराता है तो ये दर्द, ये तकलीफ़ जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मेरी अम्मा, उनका आई थिंक तकरीबन कुछ 10-15 साल पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उनकी बोन जो है, लेग की जो बोन, इनका ये जो था वो फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा, अब नी पे भी फ्रैक्चर प्रॉब्लम हुआ था उनको, बोन पे भी। अब इस बात को गुजरे हुए 10-15 साल हो गए हैं। बाकी महीनों में उनको कभी याद नहीं आता। जब सर्दी आती है तो उनको अपना एक्सीडेंट भी याद आने लग जाता है। क्यों याद आता है? क्योंकि जो फ्रैक्चर की जो तकलीफ़ थी वो एकदम से उनको हड्डियों की तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। और यही मसला शायद बहुत सारे लोगों के साथ होगा जिनको कभी पुरानी कोई चोट लगी हो, अल्लाह ना करे कोई फ्रैक्चर हो गया हो, स्पोर्ट्स खेलते हुए कभी आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाता है, आपकी बोन में जो है कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब मौसम तब्दील होता है तो वो हड्डियों की तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। ये तो हुआ मौसम की वजह से, लेकिन कुछ लोगों को वैसे ही उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होने लग जाती हैं, हड्डियाँ भुरभुरी होने लग जाती हैं उम्र बढ़ते ही। सो उसमें जो है उनको तकलीफ़ होती है। जिससे डॉक्टर से नॉर्मली जब आप पूछें तो वो आपको बताते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो उस अमल में इस वक्त आप जा चुके हैं जिसकी वजह से आपकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं। पाकिस्तान में हर दूसरी औरत और हर चौथा मर्द जो है वो हड्डियों की कमज़ोरी में मुब्तला है। मौसम की तब्दीली हो या बाकी ज़िंदगी हो, इससे हम बच कैसे सकते हैं? लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, डाइट क्या होनी चाहिए, एहतियात क्या होनी चाहिए, और अगर ऐसा हो गया है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, इस पर इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे। अ वेरी वेल नोन पर्सनालिटी, अपनी फील्ड के जो हैं वो बड़े माहिर हैं माशाल्लाह। और मेरे प्रोग्राम में आपने इन्हें पहले भी देखा है, आज भी हम इनसे कुछ इस हवाले से बात करेंगे। ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं डॉक्टर आमिर हलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? फाइन। जब ये हम कल भी हम जिक्र कर रहे थे जब नमूनिया का, तो हम कहते हैं कुछ चीज़ों को हमने मौसम के साथ जोड़ दिया और कहा ये तो है ही ना, यहाँ साइकोलॉजिकली हम तैयार हो गए इस चीज़ के लिए। उस पर इंशाल्लाह थोड़ा आगे बढ़कर मैं बात करूँगी। पहले तो मुझे ये बताइए कि जो ऑस्टियोपोरोसिस है, जिसको ये उम्र बढ़ने के साथ शुरू होता है, इस बीमारी में क्या प्रॉब्लम होती है? हड्डियों की हड्डियाँ कैसे ख़राब होने लग जाती हैं? बेसिकली जो ऑस्टियोपोरोसिस है, या जिसको जर्नली लोग हड्डियों का भुरभुरा होना या हड्डियों का कमज़ोर होना कहते हैं, ये दो तरह की एक कॉमन इश्यूज़ में आता है। एक वो है जो 40-45 के बाद ज़्यादातर ख़वातीन में होता है, मर्दों में भी हो सकता है लेकिन कम चांसेस हैं उसके होने का। ठीक है। एक हार्मोन से रिलेटेड है, जो कि ख़वातीन में पोस्ट मेनोपॉज़ल स्टेज पे ज़्यादातर आता है इन लेट 40s। दूसरी टाइप है जो किसी भी थायराइड, पैराथायराइड की डिज़ीज़ या किसी भी और बीमारी की वजह से, कैल्शियम में कमी की वजह से हड्डियां कमज़ोर होती हैं, वो सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। हड्डियों के लिए कैल्शियम, विटामिन डी और दूसरे विटामिन, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अल्लाह ताला ने डिफरेंट चीज़ों में ये चीज़ें रखी हैं और तरीक़ाकार ये है कि उससे आदमी डराइव करता है और हड्डियाँ मजबूत करता है। ठीक है। लेकिन एक एज तक, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कह सकते हैं कि 30 इयर्स तक मैक्सिमम
बोन्स अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेती हैं। अच्छा सर, मतलब उसके बाद जो है उसके बाद डिक्लाइन शुरू हो जाता है। मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, जो आपने सेव जी किया है, हाँ। फिर वो अकाउंट जो है वो खाली होना जी, शुरू हो जाता उसके बाद फिर आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत रहती है उसके ठीक बाद है। भी, ताकि जो आप रिप्लेनिश कर सकें, आप उसको बार बार अपनी स्ट्रेंथ को कांस्टेंट रख सकें। ओके राइट, तो रिक्वायरमेंट्स आपकी चेंज हो जाती हैं। ठीक है। हड्डियों का भुरभुरापन पाकिस्तान में एक अंडर डायग्नोज चीज़ है, लोगों को पता नहीं चलता। हाँ। और कोई स्क्रीनिंग का हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ऐसा सिस्टम अभी तक बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है जिसमें पता चल सके, और सिम्टम्स भी साइलेंट होते हैं ज़्यादातर। अच्छा, ये ऑस्टियोपोरोसिस की डायग्नोसिस के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं? जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है उसको हम डेक्सा स्कैन कहते हैं। अच्छा, डेक्सा स्कैन। डेक्सा स्कैन कहते हैं, ड्यूल एनर्जी एक्सरे ऑब्जर्वेटरी, जो एक ख़ास टाइप का एक्सरे है जो इसको डिटेक्ट कर सकता है। Right. कुछ हॉस्पिटल्स में मौजूद है यहाँ पे जो डॉक्टर्स करा सकते हैं। अब किसी को 40s की एज में या 50s की एज में कांस्टेंट पेन रह रहा है हड्डियों का, ठीक है, हर उठने वक्त बैठने में उठने दर्द बैठने है, में बैक दर्द है, में कमर पेन में बहुत दर्द है, हिप बोन अक्सर लोगों की बोन दुख में रही है, होती है। या कमर में शदीद दर्द मुसलसल रह रहा है, तो है। नॉर्मल एक्सरेज के साथ स्पेशली ख़वातीन में उनको हम डायग्नोसिस के लिए फ़र्दर एक डेक्सा स्कैन करा सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि हड्डियों के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ जब आप किसी को इस तरह की, क्योंकि हम नॉर्मली शेयर करते हैं ना एक दूसरे के, मैं इस तकलीफ़ से गुजर रहा हूँ या मेरे साथ ये मसला है, और फिर हमें मुफ्त में इधर उधर से मुख्तलिफ मशवरे मिल रहे होते हैं, तो हम ये क्या कहते हैं कि मुझे थकन महसूस होती है, मेरे जिस्म में दर्द है, तो कहा जाता है कि आपको कमज़ोरी हो रही है, आपको वीकनेस है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियाँ दुखने लग गई हैं। डॉक्टर साहब, ये चीज़ें रिलेट करती हैं आपस ये में? चीज़ें रिलेट कर भी सकती हैं। इसीलिए अगर एक न्यूट्रिशन वैल्यू कम होगी, कमजोरी हो गई, तो कभी कभार आपको हो रहा है पेन, एक सो रहे हैं, नॉर्मली ठीक हो है। सकता है मौसम से रिलेटेड जैसे आपने कहा, या कोई और वजह से, लेकिन एक चीज़ कॉन्स्टेंटली आपको बॉदर कर रही है, ठीक है, साल भर हो गया है, 6 महीने हो गए, वो ठीक नहीं हो रही है, देन आपको उसको इन्वेस्टिगेट कर लेना Right, बेहतर होता है कि कोई रीज़न है कि आपके जिस्म में हर जगह क्यों दर्द रह रहा है। हाँ, ओकेजनली कोई चीज़ हो जाती है, आपने बहुत काम कर लिया, बहुत आपने स्ट्रेस लिया, या मौसम की तब्दीली हुई, तो चले एक रीज़न मौजूद है। विदाउट रीज़न एक चीज़ मुसलसल हफ्तों महीनों आपके साथ है और आप उसको बेयर करें, तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। फिर आपको ज़रूर जो है उसको इन्वेस्टिगेट करना होगा। ये इस वक्त कुछ पिक्चर्स भी जो हैं वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि एक हेल्दी बोन क्या होती है, और जब उसको ख़राब होने का अमल शुरू होता है तो किस तरह, जिस तरह लकड़ी में आप कहते हैं ना दीमक लग जाती है, इसी तरह हड्डियों का भी मामला है कि वो भुरभुरी और ख़राब होना शुरू हो जाती है। डॉक्टर साहब बेसिकली आपकी एक नॉर्मल हड्डी में कैल्शियम और जो उसका बोन मास होता है वो कम हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस में। जब बोन मास कम होता है तो हड्डियों का टूटने का चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, तो मोस्टली जब आप देख सकते हैं कि नॉर्मल और एबनॉर्मल बोन के अंदर जो है वो भुरभुरापन मौजूद है, भुरभुरापन मौजूद ठीक है, राइट। तो जब बोन मास डिक्रीज होता है, जब तो जो हड्डियाँ फ्रैक्चर होती हैं तो यूजुअली लोग प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यूजुअली लोग मोस्टली डायग्नोसिस तभी हो पाती है जब वो फ्रैक्चर होके आते हैं, लेकिन अगर कोई स्क्रीनिंग हो उन लोगों की तो हम उसको उससे पहले डायग्नोस करके ट्रीट कर सकते हैं। ओके राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, देखिए ये तो बात होगी नेक्स्ट लेवल की ना, कि चीज़ ख़राब होना शुरू हो गई, लेकिन पहले उसको मेंटेन करने के लिए उस पर आपने इन्वेस्टमेंट क्या की है? आपने ऐसा किया कि जब आप एजिंग की तरह, हर शख्स ने जो है वो एजिंग को से गुजरना होता है, उसे देखना होता है, मौत बरहक है, उम्र बढ़ती है, वक्त एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह इस प्रोसेस को भी आप रोक नहीं सकते, बट यस हेल्दी तरीके से आप अपने उस लाइफस्टाइल को जी सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो हड्डियाँ हैं, इनको किन चीज़ों की मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़रूरत होती है कि आप उनका इस्तेमाल करें, तो आप इन प्रॉब्लम से एजिंग में भी जब आप जा रहे हों, बढ़ रहे हो आगे, तो आप बच सकें? देखिए, जो चीज़ें डाइट रिलेटेड हैं और जो अल्लाह ताला ने हमें वो प्रोवाइड की हैं, उनको हम अगर सही यूज़ करें, जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है, अगेन वी स्ट्रेस्ड ऑलवेज ऑन कैल्शियम एंड विटामिन्स रोल। ओके, ठीक है, अगर आपकी डाइट में प्रॉपर कैल्शियम की इनटेक है और आपके डाइट में विटामिन डी जैसे 2 सोर्स हैं, एक तो सनलाइट से और एक डाइट से, तो 2 जगह से आपको सिर्फ विटामिन डी मिलती है। कैल्शियम आपको जो है वो डाइट से मिलता है, बॉडी अदरवाइज कैल्शियम प्रोड्यूस नहीं करता,
जो आप खाते हैं वही कैल्शियम है, और जो खाते हैं उसका काफ़ी हिस्सा एक्सक्रीट आउट हो जाता है मुख्तलिफ फॉर्म्स में। राइट। अब कैल्शियम ऑब्वियसली मिल्क है, योगर्ट है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इनके अंदर कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा होती है और ये इनका इस्तेमाल बेहतर होता है। राइट। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कैल्शियम की मिकदार को एब्जॉर्ब होने से रोक देती हैं। कुछ खाने ऐसे हैं जिसमें बेवरेजेस आ जाती हैं आपके, कोक, कोका कोला, पेप्सी, ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कॉफ़ी, जिसके अंदर भी कैफीन मौजूद है, वो कुछ ना कुछ कैल्शियम में कमी ज़रूर करते हैं। ओके, राइट। तो मतलब चाय में जो दूध है वो या आपकी बॉडी में जो है कंज्यूम आपने किया हुआ उस कैल्शियम को वो रिड्यूस कर देगा, उसके अब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम देगा या कुछ। तो बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स हैं, ये तमाम चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ जो है वो आपको कैल्शियम में कमी का कॉज बन सकता है। एक्सेसिव यूज़, नॉर्मल यूज़ में नहीं, लेकिन अगर आप एक्सेसिवली। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो ल्यूब्रिकेंट, ये खैर ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पूछनी, लेकिन जो हम कहते हैं ल्यूब्रिकेंट ख़त्म हो गया, हड्डियाँ टकराने लग गई हैं, उसमें से जो है वो ये प्रॉब्लम हुआ है, तो इसमें भी कुछ ग़िज़ा, क्योंकि कुछ लोग हैं बिल्कुल ऑयल या सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, इससे इंटररिलेटेड कोई इतना रिलेशन इसका बनता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो विद टाइम आ जाता है। दूसरा जो मेन इन्वॉल्वमेंट है वो हार्मोनल है। ठीक है। जाहिर है जब ख़वातीन में एस्ट्रोजन लेवल चेंजेस आ जाती हैं तो हड्डियां भुरभुरा होना शुरू हो जाती हैं। ओके। तो दो मेन फैक्टर्स हैं। सही। एक आपने कहा कि जो खुराक है, तो यानी मतलब 30 साल तक आपने अच्छा बेहतर जो है वो खाना है, कैल्शियम आपने इंटेक करना है ताकि आपकी बॉडी में वो आपकी बोन्स में जाके जो है वो स्टोर हो जाए। शायद इसीलिए कहते हैं कि जब आप 30 के बाद क्रॉस कर लेते हैं और अगर आपका अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाए तो आपकी बोन जो है उसको जुड़ने में शायद ज़्यादा वक्त लगता है बनिस्बत अंडर बहुत ज़्यादा एज पे जाके, वो आफ्टर 50s आप कह सकते हैं कि आप 50 के बाद। और दूसरा लाइफस्टाइल है, थर्ड जो चीज़ जो फैक्टर आता है इसमें, लाइफस्टाइल अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक्सरसाइज। जितना सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपका होगा, आप बैठ के काम करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, उतनी आपकी बोन्स वीक होती जाएंगी। ओके, ये डॉक्टर साहब, मैं अभी इत्तेफाक हुआ मेरा भी लास्ट कुछ दिनों में एक क्लब है बना, और बड़ा अच्छा उन्होंने क्लब बनाया हुआ है। वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में भी काम कर रहे हैं और अब वो कराची में भी आए, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, मैं गई वहाँ पर, और उनके 30 चैप्टर्स इस वक्त कराची में भी मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं। वो लोगों को पार्क्स में इनवाइट करते हैं कि आप आइए, आके योगा कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए, फ्री, कुछ उनसे चार्ज नहीं करते, सिर्फ इसलिए कि आप अस्पतालों से कम है, बेहतर है कि आप पार्क्स में आइए। वहाँ मुझे एक खातून मिली जो ऑस्टियोपोरोसिस की जो हैं वो पेशेंट थी, वो स्टेज पर आई, उन्होंने पूरा अपने बारे में बताया कि मैं व्हीलचेयर पे जा चुकी थी और मेरी हिप बोन और बैक में इतनी तकलीफ़ थी कि मैं खड़ी नहीं हो पाती थी, मैं अपनी नॉर्मल रूटीन को फॉलो नहीं कर पाती थी, और उससे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ ये होती थी कि मेरी बूढ़ी माँ जिसे मुझे संभालना है अब वो मुझे संभाल रही है क्योंकि मैं नहीं कर पा रही। एंड ट्रीटमेंट भी, और उसके साथ उन्होंने योगा और एक्सरसाइज किया और अब माशाल्लाह से जो है वो अपने पैरों से डेफिनेटली इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, एक्सरसाइज। इसीलिए डाइट, एक्सरसाइज और हार्मोनल रोल, तीनों फैक्टर्स मिलके इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं। और बीमारियां भी हो सकती हैं लेकिन वो रेयर चीज़ें हैं, वो हम कॉमन चीज़ को अगर डिस्कस करें। तो आप कह अगर आपको हेल्दी तरीके से अपनी हड्डियों को भी रखना है और अपने आप को भी, तो उसमें आपको एक एक्सरसाइज और डाइट, दो चीज़ों का मेन रोल है जो आपके कंट्रोल में है। ओके। बाकी चीज़ें तो आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे अब बाकी अगर डिक्लाइन ऑफ हार्मोन लेवल्स है तो आप को जाहिर है कि उसको मेडिसिन के ज़रिए आपको ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा ये है कि कुछ रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं। वो क्या? जैसे किसी की भी हिस्ट्री है पेरेंटल, यानी उसके वालिदैन को भी ऑस्टियोपोरोसिस रही है तो ज़्यादा चांस है कि उसको भी ऑस्टियोपोरोसिस होगी। ओके, ठीक है, राइट। किसी के घर में जैसे उसके पेरेंट्स का हिप फ्रैक्चर्स हुए हुए हैं, हाँ। तो चांस है कि वो उसके जो बच्चे होंगे यानी कि जो ओल्डर एज में हैं तो उनको भी ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो सकती है। ये एक रिस्क फैक्टर है जो आपको ये कह सकता है कि इस वजह से आप इसकी स्क्रीनिंग अर्ली कर लें। राइट। अच्छा, जिस तरह अभी मैंने एक आप लोगों के साथ जो है फिगर शेयर किया था कि जो मेरे पास इस वक्त थ्रू गूगल अंकल हम सर्च करते हैं तो हमें चीज़ें मिल रही होती हैं कि हर दूसरी औरत और तकरीबन हर चौथे मर्द के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस का मर्ज जो है वो मौजूद है। तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि हर शख्स रिस्क पर होता है, या ये कहा जा सकता है? पाकिस्तान में ऑस्टियोपोरोसिस
अनडायग्नोस्ड है जी। लेकिन वेस्ट के मुकाबले में फिर भी कम है। ओके। ठीक है, वाइट रेसेस में ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा है हमारी रेस की निस्बत, लेकिन यह है कि आहिस्ता आहिस्ता ये इंक्रीज़ हो रही है सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से। अभी एवरेज एक जर्नल आइडिया है कि 6 to 7% ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रही है अच्छा, पाकिस्तान की। तो जिन्होंने प्रॉपर कैल्शियम इनटेक नहीं किया हुआ, जो एक्सरसाइज या किसी तरह की एक्टिविटी जिनकी लाइफ में नहीं है, या एक उनका अफेक्ट होने का चांस है, अफेक्ट होने का जी। चांस ज़्यादा होता है। बाकी किस मेनली जब ऑस्टियोपोरोसिस होता है वो प्रेजेंट इस तरह भी कर सकते हैं कि उनको कोई फ्रैक्चर हो गया हो। ठीक है। अगर फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर ट्रीट होने के बाद ज़रूरी है कि आप ये डायग्नोस करें कि उनको ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से फ्रैक्चर नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो उस ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करें, वरना मल्टीपल फ्रैक्चर्स उनको हो सकते हैं और ज़ाहिर है उन बेचारों की लाइफ स्टाइल और उनकी ज़िंदगी के लिए एक ठीक ठाक प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। अच्छा, अभी जिस तरह मैं अभी स्टार्ट में जिक्र करी थी, मैंने अपनी वालदा का ही जिक्र किया। आज से तकरीबन 99 की बात है, तो कितने 16-17 साल हो गए हैं इस बात को। उनका एक्सीडेंट हुआ था तो उनकी एक ये वाली लेग फ्रैक्चर हुई थी और यहाँ पर तो वो काफ़ी अरसे तक जो है वो बेड रेस्ट पे रही थी। फिर उसके बाद देन व्हील चेयर, तो वो बड़ा मुश्किल वक्त था। सो अब ये है कि वो बाकी मंथ्स में वो बिल्कुल नॉर्मल रहती है, लेकिन अब जिस तरह ये मौसम तब्दील हो रहा है तो उनको बैंडेजेस भी चाहिए, उनको वहाँ पर ऑयल या स्प्रेस चाहिए। यस, पोस्ट फ्रैक्चर। तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें भी ये भी मे भी हो नहीं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, एक्सीडेंट रिलेटेड हुआ है और इसके अंदर जो कॉमन फ्रैक्चर्स जो आपको मिल सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस रिलेटेड, वो रिस्ट का है, ओके, स्पाइन का है, राइट, मेनली लंबर स्पाइन का और हिप्स का है। अच्छा, रिस्ट कह रहे हैं आप, स्पाइन और हिप। अगर इसमें और हिप एक्सीडेंट, एग्जैक्टली, स्पेशली अगर किसी को फॉल की वजह से सपोज 50 इयर्स की एज में रिस्ट का फ्रैक्चर है किसी खातून को स्पेशली, तो बेहतर है कि उसको ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोस किया जाए। ठीक है, क्योंकि अगर उसको मामूली से गिरने की वजह से फ्रैक्चर हुआ है तो इसका मतलब मोर देन लाइकली उसको ऑस्टियोपोरोसिस है, जिसकी वजह से हो सकता है कि 2-4 साल बाद उनका हिप भी टूट जाए और हो सकता है 2-4 साल बाद उनको स्पाइन का फ्रैक्चर भी हो जाए। तो अगर आप उसको पिक करके ट्रीट कर सकते हैं तो इट इज़ मच बेटर ऑप्शन। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने रिस्ट की बात की, ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारी ख़वातीन इसको शायद फेस कर रही होंगी कि एसएच बोन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अक्सर जिस तरह आप रोटी बनाते हैं तो वो रोटी नहीं बना सकती, उनकी हैंड की मूवमेंट इस तरह की नहीं होती है। तकलीफ, अब पता नहीं ये बहाना है या क्या है, लेकिन ऐसा होता भी है, क्योंकि फिर कहीं डॉक्टर भी डायग्नोस कर देते हैं और कहा जाता है कि आपको जो है इस तरह का कोई काम नहीं करना जिसमें आपकी रिस्ट जो है वो मूवमेंट हो। ये क्या प्रॉब्लम है कि बोन का कोई इशू नहीं है, ये मसल का रिलेटेड टू ऑस्टियोपोरोसिस। अच्छा, एक ब्रेक मैं ले लूं, उसके बाद फिर आप तफसीलन इस पे बताइएगा कि ये बहाना है, यकीनन मेडिकली ऐसा कुछ इशू होता है। एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर आमिर हलीम हमारे साथ मौजूद हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। हड्डियों का भुरभुरापन, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, हड्डियों में तकलीफ़ होना, ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो कुछ अरसे से जो है, डॉक्टर साहब ने कहा ना कि अभी अंडर डायग्नोसिस है, और येस ये बात गलत नहीं, कुछ अरसे से आप ये नाम सुनने लगे हैं कि हड्डियों का मर्ज़ है जिसको ये नाम दिया गया है और इस तरह की प्रॉब्लम इसमें रहती हैं। सो इसकी तशख़ीस, उसके बाद इसका इलाज, इस पर जो है वो आज हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि ना बिल्कुल आपके जो पैर हैं लाइक वो सुन्न हो जाती हैं, या इस तरह बहुत ज़्यादा कुछ लोगों को प्रॉब्लम रहता है, या सुबह उठकर जो है वो पैरों में हील्स में दर्द होना, आप ज़मीन पर पैर रखते हैं तो नहीं रखा जा रहा होता, स्टेप नहीं लिया जा रहा होता, क्या ये भी रिलेट करती है इसी बीमारी से? नहीं, ये एक डिफरेंट चीज़ है। जो हील पेन बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है, ख़ास तौर पे सुबह उठ के थोड़ी देर तक चला ना जाए, और ख़ास तौर पे हील्स में या एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। ये बेसिकली जो हील का एरिया है उसमें इन्फ्लेमेशन होने की वजह से होता है। ओके, इसको हम प्लांटर फेशियाइटिस कहते हैं। अच्छा, ठीक है, ये एक नोन चीज़ है और सेल्फ लिमिटिंग है, लेकिन अगर आप कुछ नहीं करें तो हो सकता है आपको 1.5 साल तक ये चीज़ चलती रहे और आप उससे तंग होते रहें। ओके, ट्रीटमेंट इसकी काफ़ी आसान भी है, वो क्या? और अगर डायग्नोस सही हो जाए, अगर आप फिजिशियन को दिखा लें, हो सकता है कि वो आपको
एक्सरे मैक्सिमम करा ले और नॉर्मल विटामिन डी कैल्शियम लेवल्स वगैरह चेक कर ले, लेकिन मेन स्टे इसकी कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज अगर वो आपको बता दे। डॉक्टर साहब कोई कहते हैं कि जिस तरह अभी मुझे इस वक्त एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, कोलेस्ट्रॉल है, इस तरह ब्लड प्रेशर है, एक और कोई प्रॉब्लम होता है डायबिटिक्स के अंदर ये ज़्यादा हो सकता है ओके इन पेशेंट्स में, कुछ बीमारियों में होता है, लेकिन जनरली ये एक कॉमन इशू है, ठीक है, और विच इज़ क्वाइट ट्रीटेबल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये लिंक है वो वियर से है, कि आप किस तरह का शू वियर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये कॉमन प्रॉब्लम है, सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है कि आप कोई स्निकर या जॉगर्स या इस तरह का शू वियर यूज़ करें जो सॉफ्ट हो, हार्ड सोल आप कोई ना यूज़ करें। ठीक है, फिर आजकल बहुत ज़्यादा हील पैड्स अवेलेबल हैं, अगर आपको किसी फार्मेसी से भी सिलिकॉन हील पैड्स आप शूज़ में यूज़ कर सकें, क्लोज शूज़ में, ठीक है, तो उससे आपको ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पेशेंट्स दे गेट बेनिफिट ओनली विद दिस। ओके, फिर आप फिजिशियन से कंसल्ट करके इसके लिए कुछ मेडिसिन एंटी इन्फ्लेमेटरीज ले सकते हैं। अगर फेल ये तमाम चीज़ें होती हैं तो उसके बाद आप फिजियोथेरेपी, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है और एक प्रोसीजर है इसको हम शॉक वेव लिथोट्रिप्सी कहते हैं, जो यूजुअली लोग समझते हैं कि सिर्फ किडनी स्टोन्स को तोड़ने के काम आता है। अच्छा, लेकिन सेम टाइप की एक चीज़ हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं विच गिव्स अ वेरी गुड रिजल्ट एज वेल। अच्छा, राइट। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताएं, जिस तरह हम ऑस्टियोपोरोसिस के हवाले से बात कर रहे हैं, आपने कहा कि हड्डियों को ये कमज़ोर करती है बीमारी, ये कितनी नुकसानदेह या कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है? एक चलते फिरते इंसान को दर्द है, वो बेयर कर रहा है और आप पेन की मेडिसिन ले लेते हैं, मैक्सिमम हम यही करते हैं। ऑर्थोपेडिक के पास जाना ये तो एक बहुत बड़ी बात है, ये तो ये हो जाए ना कि आपका लाइफस्टाइल ही डिस्टर्ब हो जाए, बैठ जाए तो जाके हम जाएंगे। डॉक्टर साहब ये कितना नुकसानदेह हो सकती है? देखिए ये इतना नुकसानदेह हो सकती है कि किसी शख्स को अगर अनडाइग्नोज्ड है, कभी भी ट्रीट नहीं हुआ, हो सकता है कि 50 इयर्स की एज में, 55 इयर्स की एज में, 60 इयर्स की एज में उसके हिप फ्रैक्चर्स हो जाएं, वो बेड बाउंड हो जाए, ठीक है। उस वक्त हो सकता है कि उस शख्स को कोई और मल्टीपल हार्ट की प्रॉब्लम भी हो, शुगर का प्रॉब्लम भी हो। एक खासा परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स दे डाई विद इन अ ईयर आफ्टर द हिप फ्रैक्चर्स बिकॉज ऑफ लाइंग इन द बेड एंड इवन उनकी ट्रीटमेंट होने के बाद। तो अगर आप उस तमाम कॉन्सिक्वेंसेस को आप शुरू में प्रिवेंट कर सकते हैं, या स्पाइन फ्रैक्चर को या हिप फ्रैक्चर को, मोस्टली ये जो डेबिलिटेटिंग आपके लिए है और आपकी लाइफ को बहुत ख़राब कर सकता है, तो इट इज़ मच बेटर। अच्छा, अभी हम जो ब्रेक पे जाने से बात कर रहे थे कि अक्सर ख़वातीन को या कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है रिस्ट में, बोन का सच नहीं होता लेकिन मूवमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, तो डॉक्टर साहब इसके लिए आप क्या कहेंगे? ये मसल का प्रॉब्लम है, किस वजह से होती है ये चीज़? देखिए इसके जैसे आपने कहा, बहाना भी हो सकता है और बहाना नहीं भी हो सकता है, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर बहाना नहीं है तो फिर क्या? अगर बहाना नहीं है तो हो सकता है कि कोई टेंडन्स उनके इन्फ्लेम्ड हुए हुए हों, कोई इनको टेंडनाइटिस हम कहते हैं। हो सकता है कि अर्थराइटिस अगर ओल्डर एज में तो रिस्ट का अर्थराइटिस डेवलप हो रहा हो, ये भी एक चीज़ें हैं, लेकिन वो ट्रीटेबल चीज़ है। आप उसको मेडिसिन भी ले सकते हैं, अगेन फिजियोथेरेपी भी करा सकते हैं, और कुछ केसेस में इवन आप उसके सर्जिकल ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, लेकिन कम है लेकिन अवेलेबल है। अच्छा, द पॉइंट इज, कहने का मेरा मकसद यहाँ पर ये है कि अक्सर हम चीज़ों को बहुत लाइट भी ले रहे होते हैं, क्योंकि जब आप एक चीज़ की मूवमेंट नहीं करते ना तो वो वहाँ जाकर जो है फिर उसमें बिल्कुल उसकी मूवमेंट जो है वो ख़त्म हो जाती है, उसको फिर आप बहुत ज़्यादा और तकलीफ़ में आ जाते हैं। इसलिए बेहतर है कि अगर कोई चीज़ डायग्नोस होती है तो आप डॉक्टर के पास जाएँ और जाकर उसका ट्रीटमेंट कराएँ, ताकि आप एक नॉर्मल और हेल्दी जो है वो आप लाइफस्टाइल को अपने मेंटेन कर सकें। सो अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं इट्स नॉट अ बिग डील, ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी चीज़ जो प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए आपको तंग कर रही है उसको आप बेहतर है कि दिखा दें जी। अगर हफ्ता 10 दिन हो रहा है, ठीक हो गया, इट्स ओके, लेकिन एक चीज़ आप कॉन्स्टेंटली महीने तक आपका लाइफस्टाइल नॉर्मल नहीं रहने दे रही और आपको इरिटेबल कर रही है, आप ना सही से सो पा रहे हैं ना काम कर पा रहे हैं, तो बेहतर है कि आप कंसल्ट कर लें रादर देन सेल्फ ट्रीटिंग योरसेल्फ। ठीक है। अच्छा, अब अगर डायग्नोसिस हो जाता है कि ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम है, देन फिर ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इसकी मेडिसिन हैं, स्पेसिफिक मेडिसिन अवेलेबल हैं को के हर मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इनके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अच्छा, ठीक है। क्या है साइड इफ़ेक्ट्स? पहले हम ट्रीटमेंट के देख लेते हैं। यूजुअली
ट्रीटमेंट में कुछ मेडिसिन हैं जो वंस अ वीक, जो मोस्ट कॉमन है वो वंस अ वीक आपको लेनी होती है, वंस अ वीक लेनी है, तो कंप्लाइंस इतना इशू नहीं होता उनके अंदर। बहुत ज़्यादा सीवियर में इंजेक्टेबल भी अवेलेबल हैं जो आप ले सकते हैं, और ऐसी भी हैं जो 1 in 6 months आप ले सकते हैं इंजेक्टेबल फॉर्म में, लेकिन उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स सीवियर हो सकते हैं, इसलिए उनको अवॉइड किया जाता है। नहीं, कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया है जिस पे वो दी जाती हैं कि कितना आपको सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस अकॉर्डिंग टू योर स्कैन रिजल्ट्स। ठीक है। प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट अप टू 6 to 7 years तक आप सेफली ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते ऑस्टियोपोरोसिस का। उसके बाद यूजली 2 से 3 साल के बाद अगर आप ले भी रहे हैं तो आपको एक गैप देना चाहिए, यानी उसको ट्रीटमेंट को हॉलीडे देना चाहिए, उसको रोक देना चाहिए, फिर दोबारा कराएं डेक्सा, अगर उसके बाद कोई ज़रूरत है तो दोबारा रीस्टार्ट करें, क्योंकि प्रोलॉन्ग बहुत ज़्यादा आपको कुछ प्रॉब्लम्स कर सकती है ट्रीटमेंट। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइए कि जब भी हम हड्डियों की दवाओं की बात करते हैं या इसमें इंजेक्शन की, तो एक आप इस मिथ है, ये मिथ है या क्या है कि स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है उस दर्द को या उस हड्डी को जो है वो एक बहुत मेजर फैक्टर ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप करने में स्टेरॉइड्स का है। ओह अच्छा। ठीक है, अगर कोई शख्स ओरल स्टेरॉइड्स खास तौर पे उसकी टैबलेट्स यूज़ करता है तो उसके चांसेस ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होने के बहुत ज़्यादा हैं। इवन जो इनहेल्ड स्टेरॉइड अगर बहुत ज़्यादा हैवी मिकदार में और बहुत प्रोलॉन्ग हो तो उसमें थोड़े से चांसेस होते हैं, लेकिन ओरल स्टेरॉइड्स खास तौर पे जो अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉमनली हमारे पास यूज़ करा दिए जाते हैं, इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर इन डेवलपिंग पुअर बोन क्वालिटी। ओके राइट जनाब। तो लेकिन ये जो मेडिसिन दी जाती है इनमें तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि स्टेरॉइड तो आपको ये तो कॉज है। हाँ जी, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं। जो मेडिसिन है ये काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि हार्मोन के बैलेंस को ठीक करने के लिए आप दे सकते हैं, या कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो बोन की रिजॉर्प्शन यानी बोन को का जो एब्जॉर्ब होती जा रही है उसको स्लो कर देती है। ठीक ठीक। तो आपकी मोर कैल्शियम उसके अंदर एक्यूमुलेट होता है और वो बोन स्ट्रॉन्गर होती जाती है। हमारी ये जो बोन है इट्स लाइक अ फ्रेम, ठीक है, ये एक फ्रेम है जिस पर मसल्स जो हैं वो उनको रैप किया गया है और उसके बाद एक स्किन बन के एक पूरा एक स्ट्रक्चर जो है वो बॉडी स्ट्रक्चर जो है, ये कोई मेडिकल नहीं है, ऐसी अभी मैं अपनी बात कर रही हूँ, ऐसा ही है, ऐसे ही लगता ही है। ठीक है, ठीक कह रही हैं। सही है, मैं ठीक कह रही हूँ। चले जी, डॉक्टर साहब ने इंडोर्स कर दिया इसको। सो अब आप सोचें कि जब एक चीज़ फ्रेम करके स्ट्रक्चर करके ऐसे बनाई गई है, अब आप एक हिसाब से उस पर वज़न भी डाल सकते हैं उस स्ट्रक्चर पर कि वो उस कर सके, लेकिन वो लोग जो ये सोचे बगैर खाते हैं कि हम आए ही शायद खाने के लिए इस दुनिया में, तो फिर उनका वज़न कितना बढ़ जाता है और वो हड्डियों का जो फ्रेम है, वो जो स्ट्रक्चर है, उस पर जब वो इतनी वो ओवरलोडिंग करते हैं तो यकीनन वो भी हड्डियों के अमराज की जो है वो एक वजह बनती है। डॉक्टर साहब, इसमें आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ मैं, जो वज़न ज़्यादा होने की वजह से आपको आर्थराइटिस और दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस देखा गया है उन लोगों में ज़्यादा कॉमन है जिनका वज़न बहुत कम है। तो जिनकी बहुत स्लेंडर बॉडी रखने की आदत है, उनके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होने का चांस एक्चुअली ज़्यादा है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकती है। अच्छा, तो फिर ये है कि न्यूट्रिशन प्रॉपर इनटेक, न्यूट्रिशन एग्जैक्टली, डाइट के लाइक जो लोग जो फाकों पे चले जाते हैं कि डाइट से हम अपने आप को बिल्कुल जो है स्लिम और स्मार्ट कर लें, वो भी चीज़ गलत है। तो उसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होने का चांस बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ अगर आप फिट हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। चॉइस ऑफ फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ज़्यादा भी खाएं लेकिन बुरा नहीं है, लेकिन आप क्या खा रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी लाइफस्टाइल में आप फ्रूट्स लेते हैं, जूसेस लेते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं तो फिर वो मसला नहीं है, लेकिन अगर आप गलत फूड का इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन वो कम हो या ज़्यादा हो, वो आपकी जो है वो हड्डियों के को नुकसान देता है। अच्छा, अभी जो डॉक्टर साहब बात कह रहे थे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक जगह पर मैं पढ़ रही थी डॉक्टर साहब के जो छोटे जो बच्चे होते हैं 5-6 साल के, ये चॉकलेट्स और ये जो आपको चिप्स वगैरह मिलती हैं, इनका जो इस्तेमाल करते हैं, ये उनकी हड्डियों से कैल्शियम को जो है वो एब्जॉर्ब करता है। इज राइट, या एब्जॉर्ब नहीं होने देता? ये बेसिकली एब्जॉर्प्शन में जो कैल्शियम इनटेक वो ले रहे हैं उसकी एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अच्छा, हड्डियों से डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, लेकिन दिस इज़ ट्रू कि कोई भी कैफीन बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स आपके लिए हार्मफुल हैं, कैल्शियम के को रिड्यूस कर देती हैं आपके अंदर।
तो हम ये जो स्पेशली जो चॉकलेट्स वगैरह जी, बच्चों जी। को दूध में ही मिला के दे रहे होते हैं, ठीक है, वो ठीक मतलब है। कोई ऐसा नहीं है, लेकिन एक्सेसिव आप ये ना करें कि हर बहुत वक्त ज़्यादा। आप उसको दें। बहुत सारे मिथ्स हैं हमारे, जैसे हम कहते हैं कि लो फैट मिल्क है, जी फॉर एग्जांपल लो फैट मिल्क है, तो ये तो सिर्फ फैट अगर मिल्क में रिड्यूस है तो वो कैल्शियम को रिड्यूस नहीं करता। ठीक है। लो फैट मिल्क में नॉर्मल मिल्क से ज़्यादा कैल्शियम होती है, तो स्टिल यू कैन मेंटेन इट। ओके एक जस्ट एग्जांपल मैं आपको ठीक बता है, रहा हूँ, ठीक है, अनटिल अनलेस कि आप उसके साथ बहुत ज़्यादा कैफीन यूज़ नहीं कर रहे या बहुत ज़्यादा कोला की बेवरेजेस यूज़ नहीं कर रहे हैं राइट। या कोई ऐसा फूड नहीं ले रहे जो उसको कैल्शियम को बाइंड कर दे और अब्जॉर्ब ना होने दे। सही। सारी मिथ्स भी हमारे पास एक डेवलप हो जाती हैं कि नहीं इस तरह हो रहा है, ऐसा नहीं होता। कैल्शियम अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ों में दिया है, इसी तरह विटामिन डी बहुत सारी चीज़ों में अवेलेबल है, राइट। स्पेशली सनलाइट में अवेलेबल है। ओके सन को ज़रूर इस्तेमाल करें। अकेला कैल्शियम कुछ नहीं कर सकता है आपकी हड्डियों की बेहतरी के लिए, जब तक मल्टीपल विटामिन, स्पेशली विटामिन डी और कुछ हद तक विटामिन सी और विटामिन के भी ओके। हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मसल हैं जो हमारी जी। हड्डी को जिन्होंने पकड़ा हुआ होता है या होल्ड किया होता है, अक्सर आपको बोन का प्रॉब्लम नहीं होता, आपको मसल का प्रॉब्लम होता है। सो अगर मसल्स वीक होने लग जाएं तो भी बोन पर उसका असर आता होगा, या वो तकलीफ वो आपस में प्रॉब्लम जी क्रिएट बिल्कुल होती होगी? बिल्कुल आता है, और मसल्स का मोस्टली जो प्रॉब्लम होता है वो लैक ऑफ एक्टिविटी की वजह से होता है। ओके आपके लाइफस्टाइल और वो आप चेयर पे बैठे काम करने वालों में हमेशा मसल्स का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, जो मजदूरी कर रहा है उसमें मसल का प्रॉब्लम नहीं होता। एक्टिव है ना। जी एग्जैक्टली। तो आपका जो शख्स कंप्यूटर पे सुबह से रात तक बैठा है उसको बैक का प्रॉब्लम भी ज़्यादा होगा, उसको नेक का भी ज़्यादा होगा, उसको मस्कुलर पेन्स भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि उसकी एक्टिविटी लेवल बहुत डिक्रीज हो जाता है। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, आपने कहा था कि 30 के बाद सप्लीमेंट स्टार्ट कर देने चाहिए, तो वो किस तरह के सप्लीमेंट्स हैं जो लिए जा सकते हैं, चाहे आपको प्रॉब्लम आप है अभी या बेस्ट तो नहीं? ये है कि आप डाइट को कंट्रोल करें। आप दूध, आप अंडे, दही का दूध, इस्तेमाल चीज़, करें। दही, योगर्ट, ये चीज़ें आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। जो चीज़ें आप सनलाइट में जाएं, वॉक करें, दिस इज़ द बेस्ट। ओके ठीक है, उसके बाद आप कोई भी कैल्शियम, विटामिन डी, च्यूएबल टैबलेट्स आप ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें। एक्सेसिव नहीं, लेकिन आप कंसल्ट करके वो भी ले सकते हैं, या आप ओवर द काउंटर भी अवेलेबल हैं कैल्शियम, विटामिन डी, एंड देयर इज नो हार्म इन हमारे टेकिंग तो दैम। बहुत सारी चीज़ें आराम से ओवर द हमारे काउंटर खैर इजीली मिल सभी जाती कुछ ओवर द काउंटर अवेलेबल है विदाउट तो ये भी, प्रिस्क्रिप्शन। लेकिन ना ये इतनी बड़ी टेस्टलेस सी होती हैं मेडिसिन, लेकिन डिफरेंट कुछ लोग फ्लेवर भी अब उस कंपनीज डाल देती हैं उनको बेहतर बनाने हाँ, के, तो आप flavors में भी फ्लेवर्ड आपको- यूज़ कर सकते हैं। Yes, लेकिन डाइट आपका इम्पोर्टेंट फैक्टर स्टिल रहेगा। राइट। अगर आप ले कंट्रोल करें तो डाइट, आप साथ सप्लीमेंट्री कैल्शियम, विटामिन डी, स्पेशली वंस यू क्रॉस द 40s, आई थिंक आपको ज़्यादा केयर करनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, ये तो हम बात करें ऑस्टियोपोरोसिस के हवाले से, जिसके लिए प्रॉपर आपको डायग्नोसिस करना है। देन डॉक्टर साहब ने कहा कि मेडिसिन भी मौजूद हैं, इंजेक्शंस भी मौजूद हैं। इट डिपेंड्स कि अब आपकी कंडीशन किस तरह की है, और अगर आप इसको ट्रीट नहीं करवाते तो ये आपको बेड पर ला सकती है बीमारी, और अल्लाह ना करे आपको इसकी वजह से फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं। तो फिर देन आगे लाइफ को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप फिर किसी पर बोझ बन जाते हैं, और वो बहुत मुश्किल हो जाता है एक एज पे जाकर, जब आप उम्र भी आपकी बढ़ रही है, और फिर हड्डियों का दोबारा से जोड़ना, उसका इलाज कराना, फिर वो माजूरी, फिर किसी पर, ये सब चीज़ें बड़ी तकलीफदेह और मुश्किल होती हैं। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग, कई दफ़ा लोग आके कहते हैं कि हमारा जो हाइट है वो कम हो गई है। ऑस्टियोपोरोसिस में नहीं, वो उनकी कंप्लेन ये होती है कि हमारे कमर में बहुत दर्द रहता है और मेरा जो कद है वो मुझे लगता है कि कम हो गया है। अच्छा, इसका जवाब मैं आपसे ना एक ब्रेक के बाद ले लेती हूँ, ज़रा आप बिल्कुल। लोग भी बैठें, क्या बैठे रहिए अपने चाय का कप लेकर, और हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस या कमर के दर्द में शायद झुक जाते हैं, या क्या मसला है। डॉक्टर साहब से जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत सारे लोग इस कंप्लेन को डॉक्टर के सामने भी रखते होंगे, या बार बार इस बात का जिक्र करते होंगे कि यार
पिछले कई दिनों से ना कमर में बहुत दर्द है, बहुत ज़्यादा। कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। जब बढ़ जाता है तो वो शक्ल से भी नज़र आने लग जाता है। फिर आपको दूसरे जो है वो सजेस्ट कर रहे होते हैं। आजकल तो स्प्रेज आ गए हैं, जेल्स आ गए हैं, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं। कमर का दर्द एक बड़ा ही कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत आम तरीके से हम इससे डील भी कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, इस पर भी ज़रूर बताइएगा कि ये बढ़ना या कम होना, लेकिन इससे पहले जो आप बात कर रहे थे कि ऑस्टियोपोरोसिस में जो है अक्सर लोग आते हैं और आपसे कहते हैं कि उनका कद छोटा हो गया है। ये अक्सर तो नहीं, लेकिन ये आते हैं बहुत के पेन हमें बहुत ज़्यादा रह रहा है और जैसे हम झुक गए हैं, जब आप उनका एक्सरे कराते हैं तो आपको पता चलता है कि उनके वर्टिब्रास जो हैं वो कोलैप्स हो गए हैं। अच्छा। तो वर्टिब्रास कोलैप्स ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हो गए और उसकी वजह से उनको ज़ाहिर है फिर और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं कि नर्व्स भी कंप्रेस हो रही हैं और प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। अगर इनिशियल स्टेज पे वो आ जाएं तो ये एक ट्रीटेबल चीज़ है। यानी आप उसको सर्जिकली भी ट्रीट कर सकते हैं और आप नॉन सर्जिकली भी आप उनको ब्रेसेस देकर ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर आपको बहुत सीवियर, हमारे पास एक स्पाइन की पिक्चर भी थी, बिल्कुल आप दिखा सकते हैं। वो पिक्चर दिखाएं तो डॉक्टर साहब बताएंगे कि वो क्या प्रॉब्लम होता है, किस तरफ होता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं कि आप प्लीज दोबारा से चढ़ाएं। जी डॉक्टर जी एग्जैक्टली। अगर आप इसमें देख सकते हैं कि दो पिक्चर्स हैं, नॉर्मल बोन और ऑस्टियोपोरोटिक बोन। अगर ये ऑस्टियोपोरोटिक बोन है तो ये जो वर्टिब्रा की जो हाइट है जी, अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट सेम हाइट पे हैं सारे वर्टिब्रास। तो ये वर्टिब्रा समझिए कि आधा इंच छोटा हो जाएगा, यानी ये कोलैप्स कर जाएगा। ये जो वाइट, ये जो आप कैल्शियम पोर्शन जी जो आप जो राउंड जो आप सर्कल देख रही हैं, स्मॉल सर्कल ऑन वर्टिब्रा, इट विल बी कोलैप्स्ड। ओके, तो जब आपको कोलैप्स हो गया और पेन भी है और तो लोग कहते हैं हमारा कद कम हो गया, वो कद कम नहीं होता है, वो बेसिकली वर्टिब्रास कोलैप्स हो रहे होते हैं, एक या दो वर्टिब्रास। अगर आप अर्ली स्टेज में आप इसको ट्रीट करें तो आप इसको ब्रेस और सप्लीमेंटेशन और ऑस्टियोपोरोटिक ट्रीटमेंट से आप इसको बेहतर भी कर सकते हैं या सर्जिकली। अब बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं। तो अगर ऐसा हो गया, ये हो कि वो फ्रैक्चर हो गई है वो आपका वर्टिब्रा, तो फिर देन आप सर्जरी करते हैं उसके आप लिए? दोनों तरह से, मैं आपसे डिपेंड के कितना अफेक्टेड हुआ है, आप सर्जिकली और नॉन सर्जिकली दोनों तरीके से उसको आप स्टिल ट्रीट कर सकते हैं। राइट, ये देखिए आप इसमें ऑस्टियोपोरोसिस में ये नॉर्मल बोन है और ऑस्टियोपोरोसिस बोन में ये देखिए बिल्कुल ऑलमोस्ट जो है आपकी जो बोन मास है वो खत्म हो चुका है। तो फिर उसके बाद इसके फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और फिर जब ये फ्रैक्चर होता है और अगर खुदा ना खास्ता ये हुआ है तो नेक्स्ट स्टेज ये हो सकती है कि अगर आपने अनट्रीटेड छोड़ दिया इसको तो साल 2 साल बाद आपका हिप भी फ्रैक्चर हो जाए। और उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप गिरें, चलते चलते सडनली आप नीचे गिरेंगे और आपका हिप फ्रैक्चर हो चुका होगा क्योंकि वो कमज़ोर इतनी हो चुकी होती है हड्डी। ओके, और फिर हम ये कहते हैं कि शायद उम्र की वजह से हो गया या लोगों में बहुत जर्नली इवन डॉक्टर्स में बहुत कंसेप्ट है कि गिरे हैं इसलिए हड्डी नहीं। ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर इसको हम कहते हैं, इसकी टर्म है। फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स कैन कॉज विदाउट फॉल एक्चुअली बिकॉज ऑफ वीकनेस ऑफ बोन फ्रैक्चर हो जाएगी फिर आप गिरेंगे। राइट, आप ये देखिए ना इसमें बोन कितनी वीक हो रही है। क्वालिटी ऑफ द बोन, जो इसका बोन मास है वो आपका बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हो रही है। अब हमें पता ही नहीं है मेरी और आपकी बोन की जो है वो क्वालिटी किस तरह की है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार जो है वो स्क्रीनिंग करा लें। अभी डॉक्टर अगर आपके पास रिस्क फैक्टर्स हैं और आपको कॉन्स्टेंट प्रॉब्लम्स हैं तो आप स्क्रीनिंग करवा सकते हैं। ओके राइट। अच्छा, अभी डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे कि कुछ लोग आते हैं इस कंप्लेन के साथ कि इस प्रॉब्लम की वजह से मुझे लगता है कि मेरी हाइट कम हो गई। तो हाइट के हवाले से बेशुमार जो है वो सवालात आते हैं। तो डॉक्टर साहब ज़रा साथ डॉक्टर साहब से ये भी पूछ लेते हैं कि हाइट बढ़ने का अमल जो है ये कब रुक जाता है? और कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है कि इतने इंचेस बढ़ जाएं, जॉब्स नहीं मिल पा रही होती। कुछ एयर होस्टेस हैं, उनको प्रॉपर एक चाहिए होता है कि इतनी हाइट चाहिए। जो ग्रोथ ऑफ बोन है ना वो 90% कंप्लीट हो जाती है 20 इयर्स की एज तक। 20 इयर्स में 10% रहती है। 10% उसके बाद फिर उसका मास और थोड़ा बहुत आगे पीछे कुछ हड्डियाँ हैं जो बढ़ती रहती हैं। ओके, जो उसमें मैक्सिमम टाइम है बढ़ने का वो 11 से 15 साल है, 11 to 15 इयर्स की एज में। ठीक है। तो जो मैक्सिमम हाइट और जो स्ट्रॉन्ग बोन गेन हो रही है वो 11 to 15 आपके एडोलेसेंस पे हो रही है। ओके, 20 स्टिल ग्रोइंग है। 90% आपका कंप्लीट ग्रोथ हो चुकी होती है 20 तक।
2023 के बाद आपकी कोई ग्रोथ नहीं होती, फिर आपका बोन मास बेहतर बिल्ट होता रहता है 30 तक, लेकिन 30 के बाद फिर डिक्लाइन शुरू हो जाता है। ये एक अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया नेचर। अच्छा, ये आप देखिए ना, एकदम से कुछ बच्चे होते हैं छोटी हाइट होती है, माँ बाप बड़े परेशान होते हैं, एकदम से टीनेज में आते हैं तो कद निकल आता है, शक्लें भी तब्दील हो जाती हैं, अजीब अजीब सी हो रही होती हैं उस एज में 11 से 15 में। आप अपनी पुरानी पिक्चर्स देखें, बिल्कुल दिल ही नहीं करता वो देखने को, उस एज की जो पिक्चर्स होती हैं। चेहरा भी तब्दील हो रहा होता है, हाइट भी निकल रही होती है आपकी, आपका बॉडी जो है शेप है वो भी थोड़ा सा चेंज हो रहा होता है। तो उसमें वो एज ये वो वक्त है जब बच्चों को एक अच्छी डाइट की जरूरत है, एक्सरसाइजेज, डाइट और एक अच्छे माहौल की किसी तरह का जरूरत होती है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी आप बच्चों की जो है वो लाइफ में ज़रूर लेकर आए। डॉक्टर साहब, तो ये बीच में बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें हमने सुनी, आज भी लोग इस्तेमाल करते हैं कद बढ़ाने के लिए, मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो है वो शू सोल आए थे बीच में, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, क्या ये काम करती हैं? मेरे नज़दीक तो कोई ऐसी अभी तक मेडिसिन नहीं बनी जो कद को सडनली, हाँ आपको किसी को हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से हाइट शॉर्ट है तो आप उसको प्रॉपर कंसल्ट फिजिशियन से करें। देयर आर ग्रोथ हार्मोन्स एंड थिंग्स अवेलेबल विच कैन जो उनकी ट्रीटेबल कॉज को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, ये पीडियाट्रिशियंस प्रिस्क्राइब करते हैं और ये अवेलेबल भी हैं। लेकिन अगर एक शख्स के घर में एक नॉर्मल हाइट ही एक सस्टेन है तो आप उसको कोशिश करें कि आप उसको 6 फुट से लंबा कर दें, तो वो पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, ठीक है, लेकिन अगर कोई डिजीज़ की वजह से है तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये क्या कुछ लोग स्ट्रेचिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें करते हैं, बड़ी दिल की तसल्ली के लिए, आपका दिल को खुश करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। दिल की तसल्ली को ये ख्याल अच्छा है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये शायद मार्केटिंग तो हो सकती है, लेकिन बकौल इनके कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता नहीं। हाँ, अगर कोई कॉज है, कोई मेडिकली आपके अंदर प्रॉब्लम है तो आप उसको ट्रीट करेंगे। जब आप उसको ट्रीट करेंगे तो जो आपकी बोन्स का जो प्रॉब्लम है, और कुछ डिजीज ऐसी हैं जिसमें हाइट कम होती है और वो ट्रीटेबल हैं, और वो हाइट जिस तरह ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी या कुछ हार्मोन्स की डेफिशिएंसी में जो आपका एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जिसको हम कहते हैं, फिजिशियन स्पेशलाइज्ड हैं, they are good in treating अगर ये आपको हार्मोन की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है तो किस एज में आपको ये चीज़ डिसाइड कर लेनी चाहिए? टीनेज में, एज अर्ली एज पॉसिबल, एज अर्ली। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि डाइटरी फैक्टर्स, अगर प्रॉपर कैल्शियम, विटामिन डी और अच्छी डाइट नहीं है तो बच्चों की ग्रोथ कम हो जाती है। अच्छा, उनकी हाइट भी रिड्यूस होगी, उनका वेट भी कम हो सकता है और उनकी जर्नल फिजिक पे बहुत असर पड़ता है। तो ये एज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, नॉर्मली आपका कद काट या आपका जो ये तमाम जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर है ये आपकी फैमिली पे ही होता है, मदर हैं, आपके फादर हैं, या आपके जो है दादा ददियाल या ननियाल पे हो रहा होता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर आपने 2-3 बच्चों को खड़ा कर दिया सेम एज का, तो एक का जो है वो हाइट बहुत ज़्यादा होगी, दूसरा उससे बहुत ही कम या उम्र चोर लग रहा होगा, तो क्या ये भी अलार्मिंग है या एक फैमिली स्ट्रक्चर आ गया? बिल्कुल नहीं, ये अलार्मिंग है। एक बच्चों के ग्रोथ चार्ट्स होते हैं जो पीडियाट्रिशियंस यूज़ करते हैं, एंड दे कैन आइडेंटिफाई द कॉजेज। अगर वो एक ख़ास ग्राफ में एक लेवल से नीचे बचा रह रहा है तो ठीक है, तो दे कैन सर्टनली देन इन्वेस्टिगेटेड कि वाई इतना ज़्यादा स्लो ग्रोथ कर रहा है। हो सकता है उसमें डाइटरी हो सकते हैं, हार्मोनल फैक्टर्स हों या कोई और प्रॉब्लम्स हो। तो अगर कोई बहुत ही मैं ये नहीं कहना चाहता कि अगर हाइट आप हर एक की 6 फीट होगी, नहीं, लेकिन ये है कि अगर नॉर्मली आपकी हाइट कम होती जा रही है तो ज़रूर कंसर्न आप शो कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर जो है वो कंसर्न करना चाहिए। अच्छा, मैं भी डॉक्टर साहब से बात कर रही थी कि जो अब आज हम बैक के हवाले से भी बात की डॉक्टर साहब ने, तो बैक का प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को, अक्सर मुझे भी होता है, लेकिन येस आई नो कि बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं आप, यहाँ आपको बहुत स्लीपिंग डिसऑर्डर चल रहा है, इस तरह के मामलात हैं, तो आपके बैक में जो है वो पेन शुरू हो जाता है। और फिर पॉस्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप सीधे बैठा करें। जो लोग यूँ बैठते हैं, मुझे लगता है आवाज़ भी नहीं सही निकलती, फिर आप जब खुद ही इतना लेजी हैं तो आपने सामने वाले से क्या कॉन्फिडेंस में बात करनी है। तो डॉक्टर साहब, ये कमर का दर्द होना, बढ़ना, कम होना, दवाओं का इस्तेमाल करना, ये किस बीमारी की तरफ आपको लेके जा रहा था? यहाँ एक कॉमन सी बात है। वैसे तो एक कॉमन सी बात है, ठीक है, पॉस्चरल रिलेटेड हो सकता है, लेकिन कोई भी चीज़ जो कॉन्स्टेंटली आपको बॉदर कर रही है और सीवियर है, उसके लिए बेहतर है कि आप कंसल्ट करें। अगर आपको कॉन्स्टेंटली एक चीज़, अगर कमर का दर्द है फॉर एग्जांपल, आपको एक दिन हुआ, आपने कोई भी मेडिसिन ली, ठीक हो गया, 2-4 हफ्ते कुछ नहीं हुआ, फिर हो गया, यू कैन इग्नोर इट स्टिल। बट एक चीज़ आपको डेली होती है,
एंड यू कैन नॉट डू योर लिविंग एक्टिविटीज़, डेली एक्टिविटीज़ आपकी हिंडर हो गई हैं, देन आई थिंक इट नीड्स somebody expert to look after. Yes, कितनी ख़वातीन ऐसी हैं जिनको अपनी डेली रूटीन में घर के काम काज में बड़ा मसला होता है, आप झुक के कोई चीज़ नहीं उठा पा रहे होते, आपकी कमर में बहुत दर्द हो रहा होता है, सो इसके लिए कुछ लोग ऑलिव ऑयल के करवाते हैं या जेल्स का इस्तेमाल भी किया जाता है, दबवा के उनको बहुत सुकून मिलता है, दबवाया कि आप अपनी कमर को मोस्टली ये इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं, 90% रिजॉल्व हो जाते हैं। और अगर नहीं हो रहा तो फिर आपको ऑब्वियसली फर्दर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। जो आपकी डायग्नोसिस के लिए जो स्कैन्स हैं, जो भी स्कैन्स आपको प्रिस्क्राइब करता है आपका फिजिशियन, अगर आप वो करवा लें, या अगर आपको कोई सर्जरी की ज़रूरत है या आपको कोई मेडिसिन की ज़रूरत है तो वो लें। आपको मैं एक जर्नल एग्जांपल दे दूं कि अबव 40 के बाद ज़रूरी नहीं कि आपके स्कैन्स जो हैं वो आपको डायग्नोसिस दें, आपकी क्लिनिकल डायग्नोसिस और स्कैन मिल के आपको डायग्नोस करते हैं। एक हमारे यहाँ रिवाज है कि जाके MRI स्कैन करा लें, आजकल एक नया ट्रेंड है। लेकिन 45 ईयर्स की एज के बाद 60% के अंदर कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी आपको नज़र आएगी। तो ज़रूरी नहीं, तो हो सकता है कि मैं नॉर्मल बैठा हूँ लेकिन स्कैन कर रहा हूँ उसमें नज़र आए, लेकिन को रिलेशन आपका फिजिशियन ही करेगा कि आपको क्लिनिकली जो सिम्टम्स हैं और जो चीज़ें आपकी डायग्नोस हो रही हैं वो वाकई एक हैं या नहीं। अच्छा, अब अगर जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह एक शख्स बड़ा हेल्दी है, उसका लाइफस्टाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको ऐसा कोई पेन फील नहीं होता और रिपोर्ट्स में आ रहा है, तो देन इग्नोर इट अनटिल अनलेस कि कोई बहुत ही कोई सिनिस्टर चीज़ नहीं, कोई ऐसी चीज़ जो खुदा न खास्ता एक इंसिडेंटल कोई ट्यूमर पिक हो गया, कुछ हो गया, वो चीज़ डिफरेंट है। मैं भी यही चीज़ पर आराम हो रही थी, क्योंकि अक्सर जिस तरह हम बीमारियों की, कैंसर की बात करते हैं, ये बड़ा खामोशी से आपके जिस्म में फैल रहा होता है, आपको पता भी नहीं चलता। यस, और एकदम से जब रिपोर्ट्स या कोई ऐसी चीज़ होती है और आपके सामने आता है कि अब आप इस स्टेज पर आ गए हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। डॉक्टर साहब, हड्डियों का भी कैंसर होता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसमें भी क्योंकि हड्डी का मसला होगा तो सिर्फ दर्द एक चीज़ है ना, कि आपको दर्द महसूस होगा, अल्लाह ना करे फ्रैक्चर हो जाता है तो आपके वो हिस्सा आपका स्वेल होने लग जाता है, तो एक इंडिकेशन होता है कि हड्डी जो है वो टूट गई है। वरना बीमारियां अलग अलग हैं, लेकिन जो साइन है वो एक ही है कि दर्द हो रहा है हड्डी में। तो अगर खुदा ना खास्ता कोई ट्यूमर है या आपको हड्डी का कैंसर है, तो उसमें क्या सिम्टम्स होते हैं कि आप उनको आइडेंटिफाई कर सकें? बोन के जो प्राइमरी ट्यूमर थे, यानी जो बोन से रिलेटेड हैं, वो मोस्टली यंगर एज में है। अच्छा, ठीक है, वो अनफॉर्चुनेटली 20 ईयर से पहले ही होते हैं, और मोस्टली जो है वो एक्चुअली 12-13 ईयर से भी पहले होते हैं। उसकी वजह? उसके कॉज किसी को भी नहीं पता कि क्या वजह, जेनेटिक भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम्स, कोई डिफरेंट उसकी थ्योरीज अवेलेबल हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे आर इन अ यंगर एज ग्रुप इज मोर। और आप कह रहे हैं 12-13 साल से भी कम उम्र में होता है? बिल्कुल। ओके। जबकि जो सेकेंडरी कॉजेज़ हैं वो ओल्डर एज में बहुत कॉमन है। अच्छा, ठीक है। यानी कि किसी और चीज़ का, लाइक फॉर एग्जांपल किसी भी जगह ब्रेस्ट कैंसर है या कोई और कैंसर है, उसकी वजह से हो सकता है वो फैलने की वजह से हड्डी फ्रैक्चर हो गई। ठीक है, या उसकी ट्रीटमेंट भी सम टाइम ऑस्टियोपोरोसिस कॉज कर सकती है उन कैंसर्स की ट्रीटमेंट। ठीक है, जिसकी वजह से वो मेडिसिन्स भी और बाकी तमाम चीज़ें भी चल रही हैं। 60 ईयर्स से ऊपर मोस्टली कैंसर मेरे नज़दीक अबव 90% वो हड्डी से रिलेटेड नहीं होते, वो कहीं और से स्प्रेड होकर आए होते हैं। ओके। तो अगर उस वक्त एक चीज़ डायग्नोस हो रही है तो आपको उसका प्राइमरी सोर्स ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब, वो पेशेंट जो डायलिसिस पर होते हैं, उनकी बॉडी से जिस तरह आयरन है, कैल्शियम है, सारी चीज़ें, तो वो भी ऑस्टियोपोरोसिस पर उनको रिप्लेसमेंट थेरेपी आप दे सकते हैं। हाँ, उनको भी प्रॉब्लम उनको जो नेफ्रोलॉजिस्ट है यूजुअली वो सजेस्ट करते हैं, बिल्कुल। और उनको बहुत, बल्कि जो उनको अनफॉर्चुनेटली रीनल प्रॉब्लम्स हैं, किडनी डिजीज़ हैं, उन तमाम कोई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। एंड मैं हमेशा जब भी डॉक्टर साहब आते हैं तो मैं यही बात कहती हूँ कि इन्होंने तो अपने हिस्से का काम किया, आपको बताया। अब अगर आप तकलीफ़ में हैं तो आपका काम बनता है कि जाएँ कोई भी डिस्पेंसरी, डॉक्टर जहाँ पर भी मौजूद है, तकलीफ़ बताइए ताकि हल ढूंढा जा सके। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान।